व्हाट्सएप आज हमारे साथ हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य लोकपाल बिल पर अरविंद केजरीवाल, जो अन्ना के सबसे कर्मठ समर्थक और उनके सिपाही भी हैं। अरविंद, आपका स्वागत है। अरविंद, सरकार से जो आपकी बातचीत चल रही, कभी ऐसा लगता है बीच में शायद बातचीत टूट रही है, अभी उसकी दिशा क्या है? देखिए, बेसिकली 2-3 चीज़ों को लेके हम लोग ज़्यादा, एक तो ये कि बातचीत चली अप्रैल और मई के महीने में, तो ऐसे मुद्दों पे ज़्यादा चर्चा हुई जो कि क्रिटिकल नहीं थे, छोटे छोटे मुद्दे थे, तो नेचुरली बातचीत ऐसे लगा जैसे बढ़ रही है। 30 मई की बातचीत में हम लोगों ने पहली मीटिंग में बोला कि भाई हमें पहले सबसे क्रिटिकल मुद्दों पे बात करनी है। ये बार बार जब भी मीटिंग आती थी क्रिटिकल मुद्दों पे पहुंचते थे तो कहा जाता था इसको बाद में जिक्र करेंगे, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो उस दिन हमने 6-7 क्रिटिकल मुद्दों पे बातचीत के लिए जैसे ही बोला तो अचानक सरकार ने सारे मुद्दों पे मानने से इनकार। पीएम भी आउट, जुडिशरी भी आउट, एमपीज भी आउट, जूनियर ब्यूरोक्रेसी भी आउट, तो उसमें कुछ बचा ही नहीं। आई मीन जस्टिस संतोष हेगड़े ने हताश होकर उसमें कहा कि इसमें बचता क्या, ये बता दीजिए। तो ले दे के ऐसे एस्टिमेट लगाया तो पता चला कि 2-2.5 हज़ार अफसरों के ऊपर ही बस ये निगरानी रखेगा, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपको क्या लगा, क्या सरकार आपके साथ कॉपरेट करना नहीं चाहती, या सरकार की मंशा ईमानदारी लोकपाल बिल को लेकर आपको संदिग्ध नजर आती है? सरकार की भ्रष्टाचार को दूर करने की मंशा के ऊपर एक संदेह उत्पन्न होता है। तो मतलब बात हमारे साथ कॉपरेट या ना कॉपरेट करने की नहीं है, बात यह है कि सरकार कितनी भ्रष्टाचार को वाकई दूर करना चाहती है, पॉलिटिकल विल कितनी है, उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। बट सरकार का ये कहना है कि 30 जून तक वो हर हालत में बिल तैयार कर लेंगे। कैसा बिल तैयार करेंगे? और ये मैंने भी वो कि हम कटिबद्ध हैं बिल पास करने में, तो अगर आप पीएम को बाहर रखेंगे, जुडिशरी को बाहर रखेंगे, एमपीज को भी बाहर रखेंगे, जूनियर ब्यूरोक्रेसी, तो वो तो बिल हमें मंजूर नहीं है। अगर ऐसा बिल आप पास कर देंगे तो देश से भ्रष्टाचार नहीं दूर होने वाला। तो कैसा बिल पास करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कहना है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल बिल के अंतर्गत रहना चाहिए। सरकार का ये कहना है कि अगर प्रधानमंत्री लोकपाल बिल के अंतर्गत आएंगे तो उससे देश में अस्थिरता फैल सकती है, क्योंकि कोएलिशन गवर्नमेंट से। दूसरी बात, प्रधानमंत्री पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप होंगे, जांच होगी, तो सरकार काम नहीं कर पाएगी, प्रधानमंत्री काम नहीं कर पाएंगे, फैसले नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि जो बात सरकार कह रही है उनकी बातों में दम है? 2 चीज़ें हैं, 2 आर्ग्यूमेंट सरकार ने लिए हैं। एक तो ये कि प्रधानमंत्री डिसफंक्शनल हो जाएंगे, ऐसा प्रधानमंत्री जिसके खिलाफ जांच चल रही है, ऐसा प्रधानमंत्री निर्णय नहीं ले पाएगा। तो मीटिंग के अंदर ही हम लोगों ने पूछा कि बोफर्स के मामले में राजीव गांधी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई, तो क्या राजीव गांधी डिसफंक्शनल हो गए थे? झारखंड मुक्ति मोर्चा में पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ वो शुरू हुई, क्या वो डिसफंक्शनल? ऐसा नहीं है। दूसरा उनका ये कहना है कि फ्रिवलेस कंप्लेंट्स आएंगी तो प्रधानमंत्री तो रोज जवाब देते देते तंग आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला कि हर कंप्लेंट आएगी तो और जांच शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल प्रावधान हम लोगों ने बिल में सुझाव दिया है कि 7 मेंबर का बेंच बैठेगा और वो पहली सुनवाई करेगा, और अगर उसमें जांच में उसमें कुछ नहीं नजर आता तो वो कंप्लेनेंट पे पेनल्टी लगाएगा। फ्रिवलेस कंप्लेंट्स को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। बट हिंदुस्तान में अब तक जितने और दूसरा, प्रधानमंत्री को लेके एक हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री क्यों जरूरी है। ये तो सरकार के संदेह है जी। आज जिस तरह की कोalition पॉलिटिक्स है, कल को मधुकोड़ा प्रधानमंत्री बन जाए, राजा प्रधानमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री के पास सारी सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, तो हमारे देश की तो सीधे सीधे सिक्योरिटी के ऊपर खतरा पैदा हो जाएगा। तो और कोई हो या ना हो, प्रधानमंत्री को पूरी तरह से जांच के दायरे में आना जरूरी है। दूसरी बात, आज तक संवैधानिक व्यवस्था ये है कि प्रधानमंत्री आज तक जांच के दायरे में थे। संविधान के अंदर, संविधान में केवल प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी है। अब वो लगता है कि संविधान को अमेंड करना चाहते हैं और अमेंडमेंट करके प्रेसिडेंट के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर को भी इम्यूनिटी देना चाहते हैं, जो कि बहुत खतरे से परिपूर्ण है। बट एक व्यवहारिक दिक्कत तो आ सकती है, अगर किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच के आदेश दिए जा रहे हैं, लोकपाल जांच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री की कार्यक्षमता पर असर तो पड़ेगा। आप ये देखिए ना कि अगर प्रधानमंत्री भ्रष्ट है तो वो भ्रष्टाचार नीचे तक एक तो परकोलेट होता है, और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री चूंकि सारी सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन के, तो वो तो देश की सिक्योरिटी को खतरा पैदा होता है। तीसरा, प्रधानमंत्री के पास अगर 20 विभाग हैं तो वो 20 के 20 विभाग इसका मतलब दायरे के बाहर हो गए। चौथा, अगर एक दिन शांति भूषण जी ने एक जगह बोला था कि अगर प्रधानमंत्री को आप बाहर रख दोगे तो सारे मंत्रियों का उसके साथ सेटिंग हो जाएगी कि प्रधानमंत्री बाहर है, सारी रिश्वत आप उधर ही पहुंचा दीजिए। ही कैन, अ करप्ट प्राइम मिनिस्टर कैन एक्चुअली बिकम अ कंड्यूट
to receive the bribery of all the ministers and then share it subsequently. आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से सरकार का रवैया है, आपको खुद प्रधानमंत्री से अपील करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हम तो कर रहे हैं, आप देश के सामने एक नजीर रखिए। आज हम आपके प्रोग्राम के जरिए अपील करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि आप इतने देश के ईमानदार प्रधानमंत्री माने जाते हैं, आप इसमें पहल कीजिए और कल अनाउंस कीजिए कि मुझे इसके दायरे में पूरी तरह से लाया जाए। हम माननीय सोनिया गांधी जी से भी आपके प्रोग्राम के जरिए अपील करते हैं कि आप एक कदम आगे बढ़ा के कहिए कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार हैं और उनको डालिए आप लोकपाल बिल के अंदर। और कांग्रेस ये कहे कि उनकी तरफ से इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बिल्कुल, कांग्रेस को ये कहना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार हैं, इनको इसके दायरे में डालिए। और दूसरा सवाल प्रधानमंत्री के साथ है जुडिशरी का, कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस लोकपाल की वजह से अफेक्टेड होगी। सच्चाई नहीं नजर आती है आपको इन आरोपों में? देखिए, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है और हम क्या मांग रहे हैं? एक ऐसा वो क्रिएट किया जा रहा है कि ये लोकपाल जो है वो कहीं जुडिशरी के ऊपर आके बैठ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई जुडिशरी के ऊपर आके बैठने वाला है। एक इनकम टैक्स ऑफिसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इनकम टैक्स की रिटर्न की असेसमेंट करता है, स्क्रूटनी करता है, तो क्या जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भंग हुई है? आज तक नहीं हुई है। उसी तरह से अगर किसी जज के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो इसकी जांच करेगा। हम क्या कह रहे हैं, आज तक व्यवस्था ये थी कि अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के पहले आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है। पिछले 20 साल में कितने केसेस आए जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे? केवल 1.5 मामलों में अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने परमिशन दी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी इस सरकार जो है वो बाहर रखना चाहती है। आपको नहीं लगता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, और अगर उसके संसद सदस्य किसी एक संसद के बाहर की संस्था के दबाव में काम करेंगे या वो उसके जांच के दायरे में आएंगे, तो कहीं ना कहीं भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वो उस पर एक आंच आएगी, उसकी सॉवरेंटी पर आंच आएगी, और वो लोकतंत्र के लिए ठीक बात नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है आशुतोष। ऑलरेडी हमारे देश की संसद और उसकी सॉवरेंटी पे आंच आ चुकी है। अब उसको बचाने की हमें कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। जुलाई 2008 में यूपीए सरकार ने कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जो हमने सुना आरोप लगाए गए कि एमपीज की खरीद फरोख्त की गई, खुलेआम हमने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखा कि किस तरह से नोटों के बंडल जो हैं वो लिए और दिए गए, पूरे देश की आत्मा को हिला के रख दिया। आज तक उस पूरे मामले में, इतना संगीन मामला था, एक भी एमपी जेल नहीं गया, एक भी कोई जांच नहीं हुई ढंग की। और इस तरह के न जाने आजादी के बाद कितने मामले उठ चुके हैं जब सांसदों में के ऊपर आरोप लग चुके हैं, विधायकों के ऊपर आरोप लग चुके हैं, और आज तक एक भी व्यक्ति इस बात के लिए जेल नहीं गया। एक सवाल ये खड़ा हुआ, आपने कहा कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में होना चाहिए, आपने कहा कि जुडिशरी को लोकपाल के दायरे में होना चाहिए, और आपने कहा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो है लोकपाल के दायरे में होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि जब तीनों बड़ी बड़ी संस्थाएं अगर लोकपाल के दायरे में आ जाएंगी तो लोकपाल अपने आप में एक ऐसा बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट हो जाएगा जिसको हिंदी में भस्मासुर कहते हैं, जो भारत के लोकतंत्र का जो संतुलन है उसको बिगाड़ देगा और कहीं ना कहीं वो भारत के लोकतंत्र को कमजोर करेगा? मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि आज इनकम टैक्स के दायरे में ये सारे आते हैं। मैं एक्चुअली यही बहुत बार सोचता हूँ कि मान लीजिए आज हमें एक नया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाना होता, इस देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं होता, एक नया डिपार्टमेंट हम बना रहे होते हैं, तो हम सोचते अरे बाप रे, जुडिशरी भी इनकम टैक्स वाले देखेंगे और जजेस की रिटर्न भी देखेंगे, प्रधानमंत्री की रिटर्न भी देखेंगे, चीफ जस्टिस की रिटर्न भी, ये तो बड़ा भस्मासुर हो जाएगा। वो तो देखते आ रहे हैं 62 साल से। इट इज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट को एनफोर्स करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ऐसे ही एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसको एनफोर्स करने के लिए एक भी इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है। हमने मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज बना रखी हैं, अब हम उनको सबको मर्ज करके एक एजेंसी बना रहे हैं। ये लोकपाल किसी के ऊपर नहीं आ रहा है, वो लोकपाल किसी के खिलाफ जजमेंट नहीं दे सकता। अगर किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, उसकी कंप्लेंट अगर इसके पास आएगी तो वो केवल और केवल उस कंप्लेंट की जांच करेगा और जांच करके वो कोर्ट में केस फाइल करेगा। तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की? लेकिन एक सवाल यह भी है कि जब समाज के अंदर भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है, ऐसे में अगर लोकपाल भ्रष्ट हो जाए तो लोकपाल पे अंकुश कौन लगाएगा? लोकपाल तो प्रधानमंत्री पर अंकुश लगा सकता है, जुडिशरी पर अंकुश लगाएगा, संसद पर अंकुश लगाएगा, लोकपाल पर अंकुश कौन लगाएगा? और ये कैसे इंश्योर होगा कि वो भ्रष्ट ना हो? ये बहुत अहम मुद्दा है और इसमें मैं आपके दर्शकों के जरिए भी ये कहना चाहूँगा कि हमने कुछ प्रावधान इसमें डाले हैं और हम और सुझाव चाहते हैं जो जनता कहे। तो पहली चीज़ हमने ये डाली है कि लोकपाल की पूरी कार्यप्रणाली पारदर्शी होनी चाहिए। अभी सीबीआई कोई केस करती है जांच,
वो बताती नहीं है कि जांच में क्या हुआ। हमने इसमें कहा है कि जांच पूरी होने के बाद सारे सबूत, सारी फाइलें उस केस से संबंधित वेबसाइट के ऊपर होनी चाहिए ताकि जनता देख सके जांच में हुआ क्या। ये एक बहुत बड़ा डिटरेंस होगा। दूसरा ये कि हर स्टेट के अंदर एक कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाया जाए जो कि लोकपाल के बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा। अगर लोकपाल के स्टाफ के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो वो लोक कंप्लेंट्स अथॉरिटी में जाएगी, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो और 1 महीने बाद जांच में अगर जरा से भी सबूत मिलते हैं तो उस ऑफिसर को सीधे निकाल दिया जाए नौकरी से। लोकपाल के मेंबर के खिलाफ कोई जांच आती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाए, सुप्रीम कोर्ट पहली सुनवाई करेगा। अगर प्राइमा फेसी एविडेंस है तो 3 महीने में सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम से जांच पूरी करवा के उस लोकपाल के मेंबर को निष्कासित करने के ऑर्डर देगा। तो और इसको जो लोकपाल के मेंबर्स का सिलेक्शन प्रोसेस है वो हमने काफी ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटरी रखा है, काफी इलैबोरेट इसको रखा गया। मैंने ये कहना गलत होगा कि लोकपाल के ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। भी अंकुश होगा, बहुत जबरदस्त और सीधे जनता का अंकुश है। जनता कंप्लेंट देके उसको निकलवा सकती है। बिल्कुल। अभी आपसे बातचीत जारी है, वक्त छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारी बातचीत जारी रहेगी। हॉस्पिटल हमारे साथ अरविंद केजरीवाल। अरविंद, आपका स्वागत है। अरविंद, ब्रेक के पहले हम लोकपाल के बारे में बातचीत करें, लेकिन अगर हम आपके आंदोलन को लेकर बातचीत करो, पिछले दिनों जिस तरीके से बाबा रामदेव के आंदोलन से आप लोगों ने, क्या ये कहा जाए कि बाबा रामदेव के आंदोलन में और अन्ना हजारे के आंदोलन में किसी तरीके की कोई भूमिका साथ में है या नहीं है? देखिए, ये 2 अलग अलग आंदोलन हैं। बाबा रामदेव जी कई चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, उनके कुछ मुद्दों को हम पूरी तरह से समर्थन देते हैं। काले धन की बात है, काला धन इस देश में आना चाहिए, कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने जो 2 स्पेसिफिक डिमांड्स रखी हैं वो भी बहुत अच्छी डिमांड्स हैं कि ऑर्डिनेंस पास हो जिससे कि जो काला धन बाहर पड़ा हुआ है उसको नेशनल एसेट डिक्लेयर किया जाए और इस पूरे प्रोसेस को सेडिशन डिक्लेयर किया जाए, बाहर ले जाने के प्रोसेस को। तो उसको डिमांड्स को हम सपोर्ट करते हैं। हम लोग लोकपाल बिल के लिए लड़ रहे हैं, तो लोकपाल बिल एक अलग मुद्दा है। तो दीज आर सेपरेट मूवमेंट्स विच आर फाइटिंग फॉर देयर ओन। क्या आपको नहीं लगता कि आप दोनों आंदोलनों के अप्रोच में बहुत फर्क है? मैं इस पे तो टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि दोनों की अलग अलग क्या अप्रोच। नेचुरली 2 आंदोलन हैं, अलग लोग लीड कर रहे हैं, अलग किस्म के, तो डिफरेंस तो होगा ही। आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैं कहूँ कि बाबा रामदेव के आंदोलन का रिलीजियस टोन ज़्यादा है, वो ज़्यादा कार्डर बेस्ड है, आपका डेमोक्रेटिक ज़्यादा है, प्रोग्रेसिव ज़्यादा नज़र आता है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास कार्डर नहीं है, हम बहुत छोटे लोग हैं, बहुत कुछ लोग हैं। हमारे पास ना पैसा है, हमारे पास ना लोग हैं, हमारे पास केवल हमारी सच्चाई और हमारी ईमानदारी है। आपको लगता है कि एक तरफ अन्ना हजारे हैं जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, 4x8 के एक मंदिर के अहाते में रहते हैं, दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी आंदोलन को लीड कर रहा है जिसके पास 1100 करोड़ का एम्पायर है। क्या आपको लगता है कि ये फ़र्क दोनों आंदोलनों के बीच का है? फ़र्क है। अन्ना हज़ारे का लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल सिंपल है। अन्ना हज़ारे एक फ़कीर आदमी हैं। अन्ना हज़ारे पूरी ज़िंदगी उन्होंने त्याग और तपस्या की है, इसमें कोई दो राय नहीं। बट बाबा रामदेव के आंदोलन की खामी आपको नज़र आती है? उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आपको नहीं लगता? मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। पिछले दिनों जिस तरीके से खबरें आई सरकार से डील करने के बारे में और जिस तरीके से उनको हरिद्वार ले जाया गया, मुझे लगता है कि अगर उसके जो बातचीत हो रही थी अगर उसको हर वक्त सामने लाया जाता तो शायद स्वामी जी को काफ़ी फ़ायदा होता इस बारे में। बिकॉज सरकार जो है वो बंद कमरे की बातचीतों को अपने तरीके से मोड़ सकती है। हमारे साथ भी फ्रैंकली जब आखिरी जो 30 मई की बैठक हुई उस बैठक में सरकार ने एक एक करके सब मांगों को खारिज कर दिया, प्रधानमंत्री भी नहीं जुड़े। और मीटिंग के अंत में प्रणब मुखर्जी साहब और वो कहते हैं कि आप बाहर जाके कुछ मत बताइएगा, बाहर जाके आप यही कहिएगा कि बातचीत जारी है, कुछ मुद्दों पे असहमति है और बातचीत जारी है। हमने कहा जी हम तो जाके सब कुछ बताएंगे, क्योंकि हमारे पास बस एक यही हथियार है हमारी सच्चाई का, और अगर इसको आपने दबा दिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचता है। तो हमने जाके सब कुछ बता दिया जनता के बीच में। डिबेट जनता के बीच में होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि ये आपने अपने आप में थोड़ी विरोधाभासी बातें हैं कि आप सरकार को कहते हैं कि झूठ बोलती है, सरकार को कहते हैं कि वो आपके खिलाफ षड्यंत्र करती, सरकार को कहते हैं कि वो आपके आंदोलन को तोड़ना चाहती, और उन्हीं 5 लोगों के साथ आप बैठ के कमरे में लोकपाल बिल ड्राफ्ट करते हैं? और तरीका क्या है? हम हथियार नहीं उठा सकते? ये हमारी सरकार है, वो जैसे भी हैं
उनको हमें अपनाना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा कि तुम धूर्त हो, तुम ये हो, तुम वो हो, लेकिन ये चुनी हुई सरकार है, अल्टीमेटली कानून तो संसद के अंदर ही पास करना है। तो ऐसे में क्या गारंटी है कि 30 जून तक ड्राफ्ट बिल तैयार हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। हम लोग भी काफी चिंतित हैं इस बात को लेके, और ये जरा से दर्शकों को हम ये बता दें कि अभी तो इसके बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर सहमति नहीं हुई है। 15 दिन बचे हैं बस। आपको भरोसा है कि 30 जून तक हो जाएगा, ड्राफ्ट बिल बन जाएगा? मुझे बहुत मुश्किल नजर आता है। आपको लगता है कि 15 अगस्त के पहले संसद से बिल कानून बन जाएगा? अगर ये ड्राफ्टिंग अच्छी हो जाए और संसद में चला जाए तो ये नेक्स्ट स्टेज है कि संसद में जब जाएगा तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रुख है। मैं सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूं क्योंकि अगर मान लीजिए सरकार से आपकी सहमति भी हो जाती है, बिल ड्राफ्ट भी कर लिया जाता है, ऐसे में इस बिल को संसद से पास कराना है, संसद से पास होना है, और वहां पर जो पिछले 40 साल का इतिहास है कि ये बिल कई बार लाने की कोशिश की गई लेकिन पास नहीं हो पाया, तो ड्राफ्ट बनने के बाद भी संसद से पास हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं? इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट हम लोग काफ़ी ये सोचते हैं, दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो ये, बहुत सारे लोग ऐसे हैं संसद के अंदर बैठे हुए, अगर वो इस बिल को पास करेंगे तो एक तरह से अपना सुसाइड नोट लिख रहे हैं वो। क्या वो इसको पास करेंगे? पता नहीं। दूसरी चीज़ ये उठती है कि पूरा देश इस टाइम भ्रष्टाचार के खिलाफ और एक सशक्त कानून के लिए लड़ रहा है। क्या ये हमारी संसद, जो कहा जाता है कि हमारे देश के लोगों की चुनी हुई संसद है, वो इस देश के लोगों की मांग को पूरा कर पाएगी? इस संसद के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा अगर ये संसद ये नहीं कर पाती है। तो अगर नहीं पास हुआ ड्राफ्ट बनने के बाद, तो अन्ना ने बोला है कि अनशन करेंगे, उसके बाद आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, गिरफ्तारियां देंगे, जो भी होगा करेंगे, लेकिन बहुत जबरदस्त आंदोलन करेंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अरविंद केजरीवाल हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे अरविंद केजरीवाल हॉट सीट पर। अगले हफ्ते फिर होगी किसी बड़ी शख्सियत से हॉट सीट पर मुलाकात।